सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। सलाम, नमस्ते, हम सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। नमस्ते शकुंतला जी। तो हम पिछले हफ्ते का एपिसोड कर नहीं पाए थे क्योंकि बहुत हम सब लोग के घरों में, हम सब लोगों के परिवारों में, दोस्तों के परिवारों में कोई ना कोई त्रासदी हो ही रही थी। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी को जो इस पैंडेमिक के चलते हमारे बीच आज नहीं है, सबको देना चाहती हूँ। सबके फैमिली और फ्रेंड सर्कल से एक ना एक बुरी खबर आई ही है। मन सही उदास है, बात। आंखें नम है और इसी उम्मीद के साथ हम सब जी रहे हैं कि ये दौर जल्द से जल्द गुजर जाए, इस रात की सुबह जल्द से जल्द हो। ऊपर वाला खुदा सबको ताकत दे, सेहत दे। दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जरूर सबको दे देंगे। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो खास मेहमान है वो काफी खास है दोस्तों, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा लोग को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका मतलब कि हमारी जो हवा है वो साफ नहीं है। आज हमारे साथ पुणे से शकुंतला अनंत जी जुड़ी हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मर है। शकुंतला जी, आपका नर्चर लाइफ टॉक्स के मंच पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो शकुंतला जी, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी जरूर जिंदगी से ही कीजिए, निकले हुए सवालात हैं। और जरूर जरूर। पहला सवाल हमारा यही होता है शकुंतला जी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से शहर से आपकी शुरुआत हुई, घर का माहौल कैसा था, माता पिता, परवरिश, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जरूर बताऊंगी। पहले सारे दर्शकों का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अ, मैं चेन्नई में बली पली हुई हूँ। पढ़ाई वगैरह चेन्नई में पूरा हुआ था। मेरा ग्रेजुएशन चेन्नई में हुआ। हम रहते थे बहुत बड़ा घर में, जहाँ बहुत जगह था पेड़ झाड़ों के लिए। तो मैं बचपन से पेड़ झाड़ते में, हमारे घर में 3-3 बड़े पेड़ थे जो 100 साल पुराने थे। इसमें बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, आउल सब रहते थे। तो मैं उनके सबके साथ बड़ी हुई हूँ। तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हम लेके ट्रीट करते थे, उनको फिर अपने उधर पहुंचाते थे। और गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, जैसे हमारे वेजिटेबल के सीड्स अपने आप उगते थे, तो मैं वो निकाल निकाल के सब जगह लगाती रही। और उस वैसे पूरा नेचर के साथ बाहर आउटडोर में मैं हमेशा रहती थी, घर के अंदर कभी नहीं। तो मेरे बिल्ली, कुत्ते, मेरे पास गाय वगैरह थे, सबके परवरिश करना और छोटे बच्चों के साथ खेलना, उनका खाना पिलाना, वैसे चल रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से नेचर के साथ था। तो यू कैन कॉल मी ए नेचर फ्रेंड एंड माय होम फैमिली इज अ नेचर फ्रेंड नाउ। तो उसके बाद मैं दैट कॉल्ड वो एनिमल्स को तो देखभाल करने उधर ज्वाइन हुई और 3-4 साल उनके साथ मैंने काम किया आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर शादी हुई तो ये नेवी वाले मुझे ले गए चेन्नई से। मैंने बॉम्बे फोन किया, जहाँ कोई मैं ग्रीनरी। आपसे इससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी शकुंतला जी कि जैसे हाँ, आपने बोला हाँ मुझे जी, नेवी वाले ले हाँ। गए, मतलब दिल वाले तो दुनिया ले जाएंगे, वैसे नेवी वाले आपको ले गए। उससे पहले आपने क्या सोचा था कि जिंदगी में क्या करना है, क्या ख्याल आए थे जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, क्या लगा कि जिंदगी को कैसे जस्टिफाई करना है, आखिर क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरे आत्या थी, उनके साथ मैं बहुत काम करती थी। मगर बीएससी खत्म करने के टाइम मेरे को टाइफाइड सीरियसली हुआ, तो मेरा तबीयत बहुत खराब था। तो आगे मेरे को सीट मिलने बाद भी मेरे को कहीं पढ़ने का भेजने का ही नहीं था वो लोग ने। उसके बीच में लोग आने लगे शादी के लिए, तो ये लोग आ गए तो शादी बना दिया। हम लोग को अभी वो बोल नहीं सकते कि हमको शादी नहीं करना, हमको पढ़ना है, वो टाइम ऐसे नहीं था। तो तो शादी हो गई, फिर मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में कोई ग्रीनरी नहीं था, वो बालकनी में जो रख सकती थी वो उतना ही चला। फिर बाद में हमको कोचिन में हुआ, उधर थोड़ा गार्डनिंग करती थी, मेरे पास कुत्ता था। फिर जब मैं बदलापुर पहुंची, 2 बच्चे हुए उनके साथ में, तब मेरा पूरा आसमान ये सब खुल गया मेरे लिए। 1 एकड़ जमीन था, तो मैं वो डेवलप करने में शकुंतला वो जी, मैं आपसे एक सवाल इससे पहले पूछना चाहूंगी। आपने जैसे बोला कि लड़कियों को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिलता था, हाँ, कैसा लगता बराबर है। था जब आपने भी कहा कि आप एक डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्या उम्मीद का दम घुटा, कैसा महसूस हुआ जब आपकी शादी हुई। उम्मीद का दम वगैरह नहीं टूटा, क्योंकि हम लोग बड़े ओबीडियंट बच्चे थे।
और ये जो नेवी वाले ना, आई वॉज एन ऑफ आर्मी सर्विसेज, उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनके साथ वो एयर इंजीनियर है थे, तो मैं विक्रांत हुआ जाने का, पार्टियों में जाने का, सब लोग से मिलने का, नेवी हाउसेस में झाड़ वाड़ लगाने का, इसमें मेरा टाइम चला गया बहुत अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, उसको नहीं मिस किया मैंने। मगर मैंने वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया जब मैं बॉम्बे में थी, तो वो खत्म नहीं हुआ तब हमको ट्रांसफर हो गया, कोचिन चले गए। मगर कोई मेरे को कोई इश्यू नहीं है इसके बारे में, मैं ये नहीं बना सके, क्योंकि मेरे को सब चीज में इंटरेस्ट था। बेसिकली ग्रीनरी, अर्थ, सेविंग एनिमल्स, सेविंग प्लांटिंग थे, वेर एवर आई वेंट मैं ट्री से लगाती थी। इतने सारे में कोई 10-12 हजार ट्रीज तो लगाए होंगे, और जो मैंने दूसरा बच्चों के साथ पूना में लगाया वो तो बिल्डर लोग ले गए, पूरा पूरा हिल काट के ले गए, वो कुछ हमको उधर बनने को नहीं मिला। तो वैसे मैं जहाँ भी गए सिर्फ बच्चे को जाके एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई गाना प्रोग्राम बनाना, वैसे में मेरा टाइम बहुत अच्छा चलता था। और नेवी में काफी सोशल मैं आपसे इसी बात पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आजकल की जो महिलाएं हैं, खासकर जो हाउसवाइफ्स है, जब से पैंडेमिक हुआ है सबसे ज्यादा बड़ी उनकी शिकायत है कि हमारा जो खुद के लिए वक्त हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। पहले के जमाने में 99% 90% ही मान लीजिए औरतें जो थी वो हाउस वाइफ ही हुआ करती थी, पढ़ने के बाद भी वो घर को ही संभालने का ज्यादातर काम तो चुनाव चयन करती थी, लेकिन वो बहुत खुश रहती थी इस रोल में। घरों के अंदर बहुत संपन्नता थी, खुशियां थी। लेकिन आज के दौर में ऐसा क्या बदलाव आया है कि वो खुशी छिन गई है, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहा है औरतों में? नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग दूसरा अपने एंटरटेनमेंट भी कुछ भी रखते नहीं है। ये हाउसवाइफ का ये छापा लग गया सिर्फ झाड़ू पोछा खाना बनाने का, नहीं, ऐसे नहीं है। तो उसके साथ साथ आप जो होम मेकर बोलते हैं, होम इज मेड बाय चिल्ड्रन, हस्बैंड एंड पीपल आर लिविंग देयर, एवरीबॉडी टुगेदर ना, ये इसका अकेले की नहीं है काम। तो ये इससे से आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो घर का काम जो है पैंडेमिक का जो है, तो पूरा दुनिया को है, सिर्फ हमारे घर पे नहीं है। तो उसका आप ये लेके अपने आप को खुश रखने को, बच्चों को खुश रखने को, सबके लिए आप एक करेंगे तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड का छापा लग के वो खुद समझने लगते हैं हम क्या, हम तो सिर्फ हम घर का काम करते हैं, हम सिर्फ हाउस वाइफ है, ऐसा एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। और स्पेशली एजुकेटेड लड़कियों को, एजुकेटेड औरतों को ऐसा ये नहीं आना चाहिए। ये तो जो भी है, और जो हम जो सोसाइटी में रहते हैं उनका मदद करने में टाइम बिताएंगे तो आपका टाइम पूरेगा नहीं। 1.5 साल से मेरा नी का ऑपरेशन हुआ, मैं घर में बैठे बैठे हमारे काम वाले को, हमारे इधर जो काम करते हैं इनका, और मेरी बेटी पूरा डॉग्स का इनका हवा हफ्ते हफ्ते में पैसा देने का, उनका खाना पीना राशन देने का, उनका खाना बने का देने का, इसमें इतना टाइम बिताया। मगर हमको इसमें कोई नहीं खुशी है, क्योंकि हम जो जिनको पास कुछ खाना पीना नहीं है उनको बहुत मदद कर सके। मेरे को ऐसे कुछ नहीं लगा। तो ऐसे काम पे आप मन लगाते हैं तो कोई बोर्डम नहीं होगा, और अपना ये क्या हो गया है वो नहीं होने वाला, ना होना चाहिए। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इसको एक बोझ की तरह नहीं, इसको एक फक्र की महसूस करने की तरह लेना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको खुशी खुशी करेंगे तो शायद घर में बहाली आएगी, खुशियां आएंगी। और अगर इसको बोझ बना के करेंगे तो एनर्जी की बात होती है, अच्छी एनर्जी दो, जो भी काम करो उसको पूरे मन से करो। पूरा दुनिया दुनिया एक साथ करके काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी इधर पैंडेमिक आया तो जो सोसाइटी के बच्चे लोग हैं उनके अपने घर पे बुला के खाना दे के खेल खिलवाते हैं, गाना वाना सुनाते हैं। वो ऐसा टाइम पास अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टीनेजर हो जिसको सुनने वाला नहीं है तो बस उनके प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अपने काम को और अपने वक्त, जो आपका फ्री टाइम, जो आपका मी टाइम होता था, उसको आप कैसे मैनेज करती थी? क्या आप प्रो टिप्स देना चाहेंगी महिलाओं को? नहीं, आप खुद के लिए वक्त कैसे निकालती थी और वो खुद का वक्त कितना महत्वपूर्ण होता था आपके लिए? बिल्कुल महत्वपूर्ण होता था। मैं अपने भी काम करके, मेरे जो बदलापुर में रहती थी उधर के गांव की महिलाओं को बुला के मैं काम दिला देती थी। गवर्नमेंट का काम बोलो, छोटे छोटे काम दिला के उनका भी टाइम और मेरा भी टाइम होता था। मैं उनसे पैसा नहीं कमाती थी, उनका पैसा कमा के देती थी। वो खुद हमारे फैक्ट्री में जगह बहुत था, तो उधर आके 30-30 40-40 महिलाएं बैठेंगे, वो काम करके अपना ये ले जाएंगे। और बाद में वो
गाँव वालों के साथ इतनी दोस्ती हो गई मेरी, तो मेरे घर के काम पे वो हमेशा आके मदद करते थे। पापड़ वापड़ मैं बनाना चाहती थी ना, 7-8 महिला लोग आ जाएंगे मेरे घर पे, खुद सब बना के देके जाएंगे खाना खा के। तो मेरा टाइम नहीं था। ज्यादा फैक्ट्री के वर्कर लोगों को किसी को मदद चाहिए, उनको वाइफ्स को उनके बच्चों को स्कूल का एडमिशन चाहिए, हॉस्पिटल का चाहिए, सब मैं करती थी। तो मेरे को फ्री टाइम तो था ही नहीं, पूरा मैं अपने आप को उसमें डुबा के रखती थी। हमारे बच्चे, हमारे पास कुत्ते थे, गाय थे, सबका देखभाल करने में मेरा टाइम तो फुल था। कभी मैं फ्री हूँ, मेरे को टाइम नहीं पास हो रहा, ऐसा नहीं था। सो वो भी आके मेरे को बहुत कुछ सिखा के देते थे, बहुत अच्छा लगा। तो मूल मंत्र ये है कि खाली मत रहो, जो आपका मी टाइम भी है उसके अंदर भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो कि आपको एहसास हो कि मैंने अपने काम को, अपने वक्त को सही से इस्तेमाल किया है, कुछ काम कर दिखाया है उस खाली वक्त में भी। बहुत क्या कर दिखाया बहुत मैंने। खूब राय है ये। जी। ऊपर का उधर गांव का फार्मर्स को मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगी। जो मैं बदलापुर जी। रही, हमारे सामने राइस फील्ड थे, तो उधर एक बार राइस हुआ ही नहीं। मैं बोली क्या हो रहा है, तो वो साल फिर से दूसरा आया बारिश, तो मैं रात को वो लाइट्स देखी, तो उधर के गरीब लोग रात को लैंटर्न पकड़ के वो फ्रॉग्स पकड़ते थे। मैं बोली क्यों पकड़ते हैं? फिर उधर जाके पूछा तो वो लोग फ्रॉग लेग्स के लिए बॉम्बे को एक्सपोर्ट करते थे। मैं बोली ये तो पूरा हंगामा हो जाएगा, इधर कुछ नहीं टिकेगा, क्योंकि वो जो कीड़े वीड़े खाने के लिए फ्रॉग्स है उनको ले गए, तो कीड़े का एकदम मजा हो गया। तो पूरा अंदर का खाने के कोई एक इतना नहीं आया चावल का है। तो मैंने फिर पंचायत में जाके बताया आप गलत कर रहे हैं, वो फूड चेन को तोड़ रहे हैं। तो फ्रॉग सब पकड़ ले गए और शाम सब रोड में आने लगे, घरों में आने लगे। तो मैंने उनको बताया, वो साल वो लोग ने सबको रोका वो फ्रॉग पकड़ने से, और अगले साल से आज तक उनका अच्छा फसल मिल रहा है बहुत, क्योंकि वो कीड़े वीड़े नहीं खाते उनको, वो कीड़ों को भी वो एक काम रहता है। तो उनको पकड़ने के लिए फ्रॉग को पकड़ने के लिए वो पूरा चेन आपने तोड़ दिया तो उनका हालत होगा। और दूसरे मैं एक सुबाबुल करके एक झाड़ स्पेन से मंगाया था मिलिट्री डेयरी फार्म में, मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मैंने 200 सैपलिंग मंगाया उधर से, लगा के वो उसको गाय को उसको खाना दे सकते हैं, वो लकड़ी को फेंस लगा सकते हैं, आपका डोर लगा सकते हैं, आपका घर का झोपड़ का पूरा वॉल्स लगा सकते हैं। तो मैंने उसको गोनी गोनी सीड्स लेके पूरा गांव में बटा, सब छोटे छोटे गांव वाले ने उसका अपना फेंस बनाया, उनका फ्यूल जलाने के लिए लिया, और उसका तोड़ तोड़ के अपने गाय बकरी सबको खिलाया। तो पूरा वो 2 गांव में लोगों को उसका फायदा बहुत हो गया। तो ऐसे उनको जो हम मदद कर सकते हैं उनसे वो लोग फायदा होगा, ऐसे हम करते थे। तो उसमें मैंने को कोई हमारे फैक्ट्री में आने वाले लोग को सबको मैंने बैंक में अकाउंट्स खुलवाया दिया, इंश्योरेंस करवा के दिया, उनको मेडिकल फैसिलिटी करने के दिया हमारे डॉक्टर के पास से। तो अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ज़्यादा ये तो एडवेंचरस लाइफ ऑफ अ हाउसवाइफ वाली बात हो गई कि काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में। लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ का किरदार बड़ा बोरिंग हो जाता है, लाइफ बड़ी वही रूटीन हो जाती है, लेकिन आप उसमें भी क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने उस मी टाइम में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं स्कूल इसमें थी, वो बच्चों को सब सिखाती थी, गाय बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। पुनः आई तो मैं 40-50 बच्चों को लेके एक झोपड़ी में चले जाती थी प्लांट्स लगाने। पूरा हिल को हमने प्लांट्स लगाया, मगर एक रहेजा बिल्डर ने पूरा लिया, तो पूरा थ्रू द हिल काट लिया। ओके, बड़े-बड़े बिल्डिंग, हमारा काम सब, पर आई डोंट माइंड, एटीट्यूड हमारा ठीक है तो सब हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काफी सालों से कर रही हैं, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए हाँ, कि शुरुआत ये कैसे हुई और लोग कैसे करें इसको। बराबर है। ऑर्गेनिक मैंने बचपन से जो सिखाया, हमारे घर में गाय को रख के गाय का प्योर दूध जो देते थे, और जो हमने प्लांट जो लगाए, भाजी वगैरह लगाए, उसमें कभी कीड़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास ही हमारा खत था, गाय का शेण का खत था, तो बाहर का हमको कुछ लाना नहीं पड़ा। तो हेल्थी प्लांट्स थे, अगर प्लांट्स हेल्थी है तो कीड़े नहीं आएंगे। वो प्लांट्स को आप बाहर का फर्टिलाइजर देंगे, एकदम बड़े बड़े पत्ते होंगे, अगर उसका जो क्वालिटी है, फूड क्वालिटी लो हो जाता है, बच्चों को वो नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो ये बचपन में ही मैं समझा। तो मैं जैसे बहुत मेरे हाथ में थोड़ा जगह चाहिए था, लैंड चाहिए था, जो मुझे मिला बदलापुर में। तो हमारे पास गाय थे, हमने एक गोबर गैस प्लांट बनाया हमारे फैक्ट्री में, मेरे इंजीनियर और मेरे हस्बैंड मिला के। उसको हम फीड करके
उसके का जो ये निकलता था बाहर, स्लरी बोलते हैं उसको, लिक्विड, तो वही मैं देती थी। यू कैंट इमेजिन, प्लांट्स इतने हेल्दी थे, उसको कोई कीड़ा वीड़ा कभी नहीं पकड़ा। और अच्छे खासे मैंने घर में पूरा वेजिटेबल्स इनको देते थे, हमारे गाय का खाना देते थे, हमारे फ्रेंड्स को देते थे, हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स को देते थे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना फायदा, मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल के आप इनको एनिमल्स को नहीं तो भी इसको इनको बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने एक बार शेंगदाना लगाया, पीनट्स, तो वो कैसा मैं कैसा इसको निकालने मुझे पता नहीं था। 3 महीना 4 महीना, एक दिन मैं गई तो पूरे अमाउंट ऑफ मड थे। मैंने इसको कितने खोदा, बहुत जगह खोदा हुआ था। फिर मैंने समझा कि वो रैट्स उसको पूरा निकाल के स्टोर करने लगे। तो मैंने रैट्स का वो खोदा हुआ निकाला हुआ, मैंने वो 3-3 4-4 दाने के ये निकाल के वो अंडर करके वो पूरा साइड में वॉल जैसे लगा दिए थे उनको, जैसे हम ईंट लगाते हैं। मैंने वो इतना मेहनत किया, वो लोग ने, उनका भी उनके मुंह से मैंने छीना है। तो मैंने अपने को जो मिला खेत पर वापस नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग खोद देते हैं। जैसे मैंने भुट्टा लगाया और पैरेट्स आके खाते थे सुबह सुबह उनको, उसमें हमारे गार्डनर उसको एक करते थे, मैं बोले मत करो, तो वो लोग आके अपना खा गए। फिर मैंने भुट्टा नहीं लगाया क्योंकि इतना जगह नहीं था। तो ऐसे में का मुंह से कुछ छीना नहीं। आई वांटेड एवरीबॉडी टू लिव हैप्पीली। तो और जो हमको मिला हेल्थी एंड हेल्थी मिल्क, हमारे घर के उधर हमारे मिल्क का बोले थे गोकुल फार्म, क्योंकि इतना प्योर मिल्क था, कृष्णा का फार्म जैसे उनको सब लगा। और मैं गांव में, लोकल गांव में भी 80-100 लीटर प्योर दूध देती थी ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन के लिए, सो दैट दे गेट प्योर ऑर्गेनिक फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड हेल्थ। So when I left the farm, people were crying, but I had no choice. I had to leave. So ऐसे हम लोग निकल गए दुबई के लिए, ढूंढ के काम निकल गए, क्योंकि हमको जिसने बुलाया नेवी से निकला, तो हमने उन्होंने तो पीछे से चाकू मारा हमको निकलना पड़ा बच्चों के साथ। ठीक है, हम लोग निकल गए, मगर उधर जाके भी मेरे को एक विला मिला था, 5 का घर, जगह बहुत था पीछे, तो मगर सैंड तो एकदम कंक्रीट से हुआ था। तो मैं बोली इसमें क्या प्लांट लगाऊं, तो मैं पहुंच गई मजलिस में, मेरे को आप प्लांट्स दो करने के लिए। उन्होंने उधर जाके सब लोग पैसा मांगते हैं, ये रिपेयर करना है, घर का करना है। मैं जाके सीधा प्लांट्स मांगा, वो अच्छा नहीं हो गया, बोले बोले आंटी को गार्डन का सब प्लांट जो चाहिए उनको दे दो। मैं उनको, उन्होंने मेरे को 35 छाड़ दिया लगाने को, और मेरे बेटे ने लगा के दिया। एंड माय हाउस वाज लाइक अ फॉरेस्ट, एंड I put 20 tons of soil and then goats का मैन्योर डाल दिया। 9 साल मेरे को कुछ डालना पड़ा, इतना मैं वेजिटेबल्स उगाती थी, सब फ्रेंड्स को देते थे। तो आपने रेगिस्तान में हरियाली कर दिखाई, हरियाली पूरा करके दिखाया आपको। इंसान जो ठान ले वो कर सकता है, इंसानी दिमाग जो ठान ले वो कर सकता है। That's the power of your mind. Yeah. माइंड कर लिया तो कुछ भी। माय डॉटर बोलती है ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इज योर मोटो। या इन आवर हाउस नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। ऐसे मेरा जिंदगी गया। तो आपने बताया कि ऑर्गेनिक फार्म्स के बारे में, कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, मैंने रेगिस्तान में जाके भी इतनी सारी खेती किसानी करी, तो फर्टिलिटी कैसे मैनेज करते हैं आप लोग ऑर्गेनिक फार्म्स की? See, we are giving them the manure which is pure, it is not chemicals. I never use chemicals for either fertilizer or pest control, never. It's all नीम का होते और हल्दी को, इसमें मैंने बड़े प्लांट्स हेल्दी है तो उसमें ये आते नहीं है, पेस्ट नहीं आते हैं। तो ये जो हम लोग इनपुट देते थे गोबर गैस का स्लरी, आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पीपल, द वेटरनेरियन हु यूज्ड टू कम, ही सेड दिस इज लिक्विड गोल्ड, और उसको दिया था। आपको उसका आउटपुट देखना चाहिए, पेरू बोलो, क्या बोलते हैं उसको, pumpkin. Each pumpkin used to weigh 12 kilos, 14 kilos, and no kida would sit on that because it's too healthy. And the fruits that I had, it was mainly for the birds. They used to eat. Whatever is left were taken by my children. Even now here, I've got 3 fruit trees which are meant only for birds. Nobody plants food for birds. Where do they go? You occupy their land, and it's all buildings. Now, where do they go? In my house now, various birds, including peacocks come, including mongoose comes, various kinds of birds, and where will they go for food?
And the birds come and eat all my anar, all my peru, all my chikku, everything they eat. Plus, we give them food and water. And then I started I started bring the bees back home project. सब बीस को ये लोगों ने भगा दिया. 5th जनरेशन जो पेस्टिसाइड होते थे इतना पावरफुल थे, जो भी निकल के गया है उसे वो रास्ता भूल जाता था, ऐसे सबको मार दिया. तो I tell people, I give them plant which attracts bees and birds. वो लोग पॉलिनेट नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा. चौथा दिन हम लोग को मरना है. पॉलिनेट करेंगे वो ये भी कर. और दूसरा मशीन्स को यूज करते हैं फील्ड्स के लिए. मशीन्स का 6 फुट निकाल लेते हैं. पहले 1 फुट में इतने सारे कीड़े और ये वो रहते हैं ना, वो पूरा मिट्टी के ऊपर नीचे करके उनको पूरा फर्टिलाइज कर ले देते. हमको दूसरे फर्टिलाइजर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये सब केमिकल्स डालना पड़ता है. तो उनका पूरा I believe there are about 20,000 this thing insects in the ground. Now there are hardly 100 worms and insects. So we've killed all of them. Man has destroyed the nature in so many ways. Now to be rebuilt it. We have to. अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए. ये क्या है, जो भी बच्चा मेरे घर आते हैं वो तो बाहर ही रहता, अंदर आता ही नहीं. उनको इतना खुशी होता है सब बर्ड्स को, प्लांट्स को, फ्लावर्स को देख. मैं उनको भेज देती हूँ, ये निकाल के लाओ, ये बैंगन निकाल के लाओ, टोमेटो निकाल के लाओ, करते हैं. तो ऐसे उनको साथ में लेके करना पड़ता है. लेके किया है मैंने पूरा, मगर उसमें आपकी बात से सबसे खूबसूरत एक चीज ये निकल कर आती है कि दुनिया सबकी साझी है. इसके जो फल है वो सबके लिए बने हैं. ये नहीं है कि वो सिर्फ जिस इंसान के घर में उसके लिए बने हैं, हर भूखे इंसान के लिए बने हैं. ये दुनिया अगर सबके लिए सब कुछ हो जाए तो शायद भी दुनिया एक खूबसूरत जगह हो जाएगी. ना इसमें ऑक्सीजन की किल्लत होगी, ना इसमें खुशियों की किल्लत होगी. बिल्कुल बिल्कुल. मैं करती हूँ, काफी लोग ऐसे कर. हमारे एक फ्रेंड है, एयरफोर्स के फाइटर पायलट है, राजू महेंद्रकर. वो जबरदस्ती 70 किलोमीटर रोज ड्राइव करके 80 एकड़ फॉरेस्ट बनाया उन्होंने. 80 acres of forest with all these fruit trees and all that. I admire that man. Driving 70 kilometers each way and come. ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, मगर उनको दुनिया पूछती नहीं है कुछ. उनका कुछ नहीं देती है. करना चाहिए. जो अभी जो पैंडेमिक आया है, इसी वजह से आया है. हम अर्थ का सब ग्रीनरी खा गए. बिल्डर्स और पॉलिटिशियन मिलके सबको खा गए और एनिमल्स को ये कर दिए. और एनिमल्स को भी नेचुरल लाइफ नहीं है, उनको भी ऑक्सीटोसिन दे देते हैं दूध निकालने के लिए. बहुत बुरी बात है. मैंने पूरा वो दोनों गांव में सिखाया, एक मत करो, ये बहुत डेंजरस है, आपके बच्चों को ये दूध पिलाया तो ये सब के लिए हम सब मिलके फाइट करना चाहिए. हमारे बच्चे भी उसका ही फाइट करते हैं. मेरे छोटा वाला, बड़ा वाला, मैं, बेटी, सब. और अभी तो भक्ति, मेरे डॉटर इन लॉ एंड एल्डर डॉटर इन लॉ, दे आर ऑल विथ मी इन दिस. एंड माय ग्रैंडडॉटर हु इज 12, शी इज आल्सो विथ मी. शकुंतला जी, कितना जरूरी है आज के दौर में बच्चों को गार्डनिंग का जो हुनर है वो सिखाना और स्कूल में इस प्रैक्टिस को कंपलसरी करना. आपकी राय में क्या है? बिल्कुल. मेरे स्कूल में वो दिनों में हमको हफ्ते में एक बार गार्डनिंग करते थे. और मैं जब अंबरनाथ में रही, इनरविंड स्कूल जिसको हमने बनाया रोटरी में, मैं वो बच्चों को पूरा सिखाती थी कैसे गार्डनिंग करना, क्या नहीं करना है, इसलिए कर रहे हैं. वो स्कूल के उसमें आसपास में मैंने बहुत बच्चों को ये सब सिखाया है. और इधर आके कोनारपुरम जहाँ हम रहते थे, वो 40-50 बच्चे हमारे साथ घूमते थे पूरा पूना में, वो प्लांट्स निकालने, प्लांट्स लगाने में. तो एक पिकनिक बनता था उनके साथ. हमारा बड़ा गाड़ी था, दूसरा एक फ्रेंड का, बच्चों को लेके जाते थे. उनका अच्छा पिकनिक बनता था, अच्छा एंजॉय करते थे. तो उनको मैं सीड्स देके प्लांट्स लगा, मिल्क बैग्स में प्लांट्स लगा के भी लेके जाते थे उधर लगाने के लिए. तो करना चाहिए सब लोग. और कोनारपुर में सब लोग हमको ये करते थे. अभी दिवाली के टाइम जो धुआं होता था, तो उनके बच्चों को बीच में मैं घुस के बोलते थे, हम लोग फ्री अभी ले रहे हैं, अभी तुम लोग बड़े होंगे, ऐसा करते रहेंगे, तुम लोग को सांस लेने को नहीं होगा, ये मास्क लगा के पीछे ऑक्सीजन का टैंक लगा के जाना पड़ेगा. वो वही है अभी, वो हो गया. होता है. तो जो ये लोग धुआं चलाते हैं, पटाखे बजाते हैं, उसका कितना बुरा असर होता था, वो भी बच्चों को समझाना चाहिए. मैं जितना हो सके, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत करते थे, मेरे पीछे पीछे आते थे, मेरे को बहुत मदद करते थे, सब करते थे. मिलजुल के सोशली काम किया, सब कुछ हो सकता है.
उसके लिए मैं थोड़ा आपसे दिल होना सवाल चाहिए। पूछना चाहूंगी शकुंतला जी कि भारत हमारा देश एक हरित प्रधान देश हमेशा से रहा है, तो क्यों माँ बाप ने बच्चों को किसान बनाने के लिए नहीं सोचा? क्यों वो कॉर्पोरेट जॉब्स के पीछे भागने लगे? क्यों वो इतनी खूबसूरत सभ्यता को छोड़ छोड़ कर भागने लगे? नदी के पास खेत बसे हुए थे, खलियान थे, खुली हवा थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एकदम कैसे खोड़ आ गई कि लोग इस प्रोफेशन से, फार्मिंग के प्रोफेशन को बहुत नीचे समझने लगे और दूर भागने लगे। तो नहीं, आपकी क्या राय है इस पर? फार्मिंग एज ए प्रोफेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो फार्मर मैंने खुद देखा है जो प्रोड्यूस करता है, वो बीच वाले लोग आके उधर से लेके जाते थे, उसको मार्केट तक पहुंचने नहीं देते थे उसको। नहीं, हमारे फ्रेंड अनंत नाम का, उन्होंने 16 एकड़ जमीन में टोमेटो उगाया, बोले मैं खुद जाके बेचूंगा, उसको बेचने नहीं दिया, वो लॉरी में भरे तो लॉरी को अंदर आने नहीं दिया, उसने पूरा टोमेटो जाके गांव में बांट दिया, तो उसको 4 आना का प्राइस मिलता था, जहां मार्केट में आपको 10 रुपए का था, इसको 4 आना। तो ही थ्रू एवरीथिंग जो ये करना चाहते हैं उसका ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और अभी गांव में जो उगाते हैं, अभी वो दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प देम, बट दिस फार्मर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ऐसा उनका गोडाउन बनाना, आइस हाउसेस बनाना, और फैक्ट्रीज है उनको प्रोसेस बनाने का, जूस बनाने का, जैम बनाने का, उनको कोई कुछ मदद नहीं करता है। वो एटीट्यूड बदल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये शो से बहुत हो गया। अब तुम्हारे पास एक टीवी है, एक एक रूम में एक एक टीवी लगाओ, तुम्हारे पास एसी है सर, अलग रूम में एसी लगाओ, और बाहर झाड़ पे, झाड़ का छाव तो नहीं देखते आजकल बच्चे। हमारे हम और हमारे बच्चे झाड़ के नीचे खेले हैं, ऑल हॉलीडेज आर डाउन विद देम। तो ये एटीट्यूड अभी जो स्कूल्स और कॉलेजेस में लाना है करके हम भी कर रहे हैं। अभी मेरे पोती के स्कूल में मैं ये अभी 1 साल से स्कूल ही नहीं है, मैं लिखने वाली हूँ, तुम लोग ये सब स्कूल में इंट्रोड्यूस करो, तो नहीं तो बच्चे नहीं समझते, हम लोग हमारे बच्चे को स्टार्ट। हाँ, तो हमारे इनर व्हील स्कूल में मैं सब बच्चों को ये सब सिखाती थी, और बहुत ये लोग मानते थे। और मैं बोली आप कोई जगह नहीं है पेट में, इसमें खिड़की में रखो, थोड़ा सा कोथिमीर, 2 मिर्ची का झाड़, ये लगाओ, उसमें हो जाए, अंदर जो प्राण है उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, आप अंदर ये कर 3 दिन में एक बार बाहर रखो, फिर अंदर लाके रखो। तो मैंने उनको सब सिखाया, काफी लोगों ने मेरा सुना, बट एक करके फायदा नहीं है उनको। एक सब लोग उधर के टीचर्स, उनके प्रिंसिपल सर बहुत मानते थे वो स्कूल का। तो करीब 2500 बच्चे थे उधर, सबको हमने ये सब सिखाया, वो स्कूल के बच्चों को भी। और देशभक्ति तो अभी गायब है, तो कोई स्कूल में ये प्रोग्राम नहीं होता है, वो भी हम लोग करते थे। हमारे स्कूल में जो था हफ्ते में एक बार था, वो भी करना चाहिए देशभक्ति का। अभी मेरे पोती देशभक्ति का जानती नहीं है, अभी मैं उसको सिखाने लगा हूँ देशभक्ति का गाना, ये क्या होता है, हमारा हिस्ट्री क्या होता है, जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ बराबर नहीं है, ये हम बोलते रहे हैं, जितना हमसे होता है, हमारा बेटी से, हमारा बेटे से, सबसे होता रहा है। और मेरे हस्बैंड वो उसके स्कूल में इसमें देखते हैं हमारे सर्विसेज कैसे हमारा देश को ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब हमेशा उनको होता रहता है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स wherever we are, wherever we go. Though we have had a lot of luck, we are not bothered about the money part of it. तो हमारा चलता है। मैं जानना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्कूल्स में और कॉलेजेस में मेन स्ट्रीम प्रोफेशन के तौर पे कैसे प्रमोट किया जाए? कैसे आज के जो युवा वर्ग है वो इसको एज अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन चुने? अभी क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के बहुत लोग अंदर आने लगे, उसकी कमाई बहुत अच्छा है। एक्चुअली टू टेक अ फील्ड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फर्टिलाइजर जितना डालते हैं ना, वो सब निकल के फिर ऑर्गेनिक होगा, उसके लिए 7 साल लगता है। जो ऑर्गेनिक बोल के मार्केट में आता है पूरा ऑर्गेनिक नहीं है, उसको इतना टाइम, जितना केमिकल हमने अंदर डाल दिया है वो सबको पानी के नीचे नीचे जाके निकलने के 7 साल होगा, बट स्टिल वी ट्राई ऑर्गेनिक करके। आजकल बहुत people are become very aware, people are using all organic products in spite of the high prices, they are using organic products, but actually how organic that product is, we don't know. We'll have to go and find out, sir. Spend some time, take your people together, go find time for all that. So if you find time, or all people like us who are educated should put our minds through that, not do only the financial profit. No, other profits you must try. So I keep telling them, my family, my friends, I mean, quite a few of them are very aware. They are okay. It's going to take a little time to change over.
but they are doing it. A lot of people are doing organic farm by farm पे जो ये टूरिस्ट को बुलाते हैं आजकल उनको दिखाने के लिए, उधर जाके एक डे 2-3 days स्पेंड करो, उधर ये खाना खाओ और जो मिलेट्स का इसका अपना इंडिया का खाना जो है वो सब बनाओ. And now people are come up because that this thing is also profitable to bring people to your country, make them go around and bullock carts and watch the fields and handle everything in your hand. That's coming up. It will take 2 generations to come up, but it will come. तो मैं बस जानना चाहूंगी कि फार्मिंग, गार्डनिंग, ऑक्सीजन और आज का जो दौर है, जो इतना बड़ा पैंडेमिक इंडिया में है इस वक्त, जिसमें बहुतों की जान जा रही है, बहुत लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं. इस पे आपकी क्या राय है शकुंतला जी? जाने से पहले इस बात पर अपने विचार व्यक्त कीजिए. एक बात, ऑक्सीजन ये जो बोल रहे हैं ना, पीपल डरे हुए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन ब्रीथ. एक्चुअली जो नेबुलाइजर देते हैं उसका जो जाता है उतना इनफ है इनिशियली, वो ज्यादा होता है जब जाकर ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगाना पड़ता है. पहले लगाने का बहुत डॉक्टरों ने हमको बोला ये जरूरत नहीं है इतना, तो उसका ऑक्सीजन करके एक फ्लोर सब उठा के सब दुनिया में ये फैला दिया. तो हमारे पास श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, ऐसे नहीं है. तो आप समझना चाहिए उसका कितना जरूरी है ऑक्सीजन का, उसके मुताबिक चलेंगे तो हो जाएगा. बट ये जो बीमारी आई है ये कैसा फैलता है अभी तक बहुत लोगों को समझा नहीं. तो इधर से पास हुआ तो उधर से वो उसको जंप करके पकड़ लिया, ऐसा हो रहा है. Actually, me and my husband had corona. We live in a corner house where nobody comes. There are no neighbors. Behind is a forest. And I had gone out to look at a mango tree which they wanted to cut because it's got taste. And somebody came and held my hand. He had corona, he didn't. We got corona, but we stayed at home for 18 days. No servant, no opening door, nothing. Absolutely like anything. But fortunately, our garden is there. I could look at the birds and feed them. And my doggy to keep us company. We sailed through it because my daughter was looking after us with everything. And our doctor, who was like a son to us, they all looked after and we got out of it. But that fear was not there. So what? Corona has come, fight. That's it. You have to fight it. You can't be afraid. If you get afraid, all your systems also go down. Your nervous system goes down. Your oxygen reliability goes down because you are afraid. So every minute you are afraid. No, you should not be afraid. God has given this pandemic to teach us some lessons that we have not looked after our earth, our greenery, our animals, or anything. So everybody work together to pick that up now. Once this pandemic slows down and goes away, each and every person, every house should participate in creating all this. Availability of oxygen, availability of tea, and we cannot kill the animals and get away. They are required. They are part of the food chain. They are all required. So we have to carry on complaining and then get a lot of courage into various people, so that they get out of this fear. Most people are in terrible fear. The fear is killing most people. So you have to be aware of that. And then of course the people who want to bring down the government and tell you these things, it's all right, it's their problem. But then you should, at this time of a pandemic, you should not be creating negative energy, negative thoughts in other people. Put positive thoughts in them. People will automatically come out of this. I'm quite sure in a month's time we will all cross over to the other side. Totally. It's not going to be that difficult. बहुत बहुत खूबसूरत राय दी है शकुंतला जी आपने कि डरना नहीं है, कोरोना हो गया तो क्या हुआ, लड़ना है उससे, शांत मन से लड़ना है और इस उम्मीद के साथ लड़ना है कि कुछ नहीं होने वाला है. पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव न्यूज से दूर रहना है, नेगेटिव सोशल मीडिया फॉरवर्ड से दूर रहना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, आध्यात्मिक बनना है, खुद से बात करना है, अपनी आत्मा से निरंतर बात करना है और हमारी जर्नी आसान हो जाएगी. मैं बहुत बोलिए. हाँ, जी बोलिए शकुंतला जी. सुबह उठते ही मैं गार्डन से फ्लावर्स लाती हूँ, भगवान को दिया जला के बोले पूरा दुनिया को सुखी रखो. दैट इज माय फर्स्ट प्रेयर इन द मॉर्निंग. सो हर आदमी अपना ये उनको भेजते हैं ना, वो जरूर आके हमको प्रोटेक्ट करेंगे. ऐसे नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे भाड़ में, जो ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल करेंगे अपने लिए.
शकुंतला जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के नर्चर लाइफ के मंच पर आई और आपने गार्डनिंग के रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई, उनको प्रोत्साहन दिया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनी जिंदगी में एक काम के तौर पे चुने और इसको आगे बढ़ाए, बच्चों को बिल्कुल। सिखाएं, बच्चों को पेड़ उगाना सिखाएं, बच्चों को फल उगाना सिखाएं, बच्चों को मिट्टी से जोड़े। जो मिट्टी से उनका साथ जो है छूट गया है, शायद हमारे देश की मिट्टी में इतनी ज्यादा बरकत है, इतनी ज्यादा ताकत है कि उस मिट्टी में खेल के जो बच्चे हमारी जनरेशन के पले बड़े हैं, इम्यून सिस्टम वाकई में बहुत स्ट्रांग रहा है। तो सही बात है। शायद अगर हम फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ जाए, उस माटी से जुड़ जाए जिससे हम दूर हो गए हैं, तो कई काफी हद तक हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने मैं नीचे से जाते मिलेगा। जी हाँ, अपन बिल्कुल के जो ये है लेवल है उनको सब हम converted into fertilizer. It helps a lot. There is no problem in getting fertilizer and खाना पीना बच्चों का, खाना पीना अपना एनिमल्स का सबको मिलेगा। मैं बस जाते जाते चार पंक्तियां एक प्रार्थना की कहना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। वो कुछ यूं है, इतनी शक्ति हमें देना आता था, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे ऐसे, भूल कर भी कोई भूल होना। बिल्कुल सही है। सबकी मदद कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरिए और कोई गलत काम मत करिए। जो काला बाजारी हो रही है दवाइयों की, ऑक्सीजन की, ये आप अपने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप किसी की जान आपकी वजह से जा रही है, किसी को तकलीफ आपकी वजह से पहुंच रही है, ऐसा फैमिली से कतई ना बदल करें। मदद कीजिए एक दूसरे की, एक दूसरे का साथ बन के खड़े रहिए। आपके घर भारत में लोग परेशान हैं, उस घर में अपने घर वालों की देखभाल कीजिए, उनको प्यार दीजिए और प्यार से कोरोना की जंग को लड़िए। दूर हो रहिए जाएगा। लेकिन फिर भी साथ रहिए। बिल्कुल। हम तो इस उसी के रात की रास्ते में सुबह होगी, जरूर होगी। शकुंतला जरूर जी होगी। मैं बिल्कुल, शकुंतला जी मैं फिर से आपकी आभारी हूँ कि आप नर्चर लाइफ के मंच पर आई, अपना कीमती वक्त निकाल कर, और आपने इतनी ज्यादा अच्छी बातें आज करी और लोगों को कोई प्रोत्साहित किया, फार्मिंग के प्रति कीमती प्रोत्साहित किया, गार्डनिंग के प्रति प्रोत्साहित किया। मेरा तो अवेलेबल है सब लोग के लिए, मेरे को कोई पाबंदी नहीं है टाइम का, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यही एक इरादा, एक प्रार्थना है कि सब लोग अपने भारतवासी को अपना भाई, अपना फैमिली समझे और उनको ऊपर उठाने का कोशिश करें। बिल्कुल, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। चलिए शकुंतला जी, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ नर्चर लाइफ के मंच पे आने के लिए। शुक्रिया एक बार फिर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर इन दिस। थैंक यू। दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए खास मेहमान के साथ। खुश रहिए, मदद कीजिए और जैसे कि शकुंतला जी ने कहा, अगर कोरोना हो भी जाए तो उससे डरिए मत, आपको उसको हराना है बिना डरे हुए। लड़ते रहिए और भगवान हम सबको ताकत दे कोरोना को पछाड़ देने की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। भगवान ऊपर वाला हम सबको ताकत दे, सेहत दे। इसी दुआ के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। अलविदा।